हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बीइंग शिक्षक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आप सबको पता है कि बीपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री के लिए जो टीआरई 4 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें जो केमिस्ट्री के होल सिलेबस हैं उसे मैंने टीआरई 4 तक कंप्लीट करने का एक सीरीज़ स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर, इसके जो मेन कॉन्सेप्ट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको क्लियर कर दिया। साथ ही जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है और बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में जितना क्वेश्चन पूछा गया है उन सबको मैंने वीडियो बनाकर बाइफरकेट करके क्वेश्चन की सीरीज़ भी डाल दी है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो अभी जाकर वीडियो को देख लीजिए। इसी क्रम में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। और आप सबको पता है कि एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी तरह से घुमाकर पूछे, तो क्यों ना हम लोग एनसीईआरटी को ही पूरा कवर करने की कोशिश करें जहां से क्वेश्चन एक्चुअली में बनते हैं। तो 2 वीडियो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आज हमारा ये तीसरा वीडियो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का, और मे बी लास्ट भी हो सकता है, क्योंकि आज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को हम लोग पूरा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, फिर हम लोग नए चैप्टर की तरफ चलेंगे। लेकिन उससे पहले जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में और साथ ही टीआरई 1, 2, 3 में, उसका भी एक वीडियो आएगा। तो आप लोग अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ जाइए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि टीआरई 4 तक आपकी जो पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी है वो एकदम से मजबूत हो जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गंवाते हुए। हम लोगों ने हवा को ख़राब कर दिया। इट मीन्स कि जो ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन थे और स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन थे, जो इंसानों के द्वारा हो रहा है पॉल्यूशन, उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। इसमें हम लोगों ने स्मॉग पढ़ा, स्मॉग के 2 टाइप पढ़े थे, फोटोकेमिकल स्मॉग और साथ ही क्लासिकल स्मॉग। उसके बाद से हम लोगों ने पॉल्यूटेंट क्या होता है ये जाना। तो ये सारी वीडियोस अपलोड है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो अभी जाकर देख लीजिए। मैं बार बार कहूँगी, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और साथ ही इस तरह से एनसीईआरटी को कवर करने की अभी तक किसी ने कोशिश नहीं की होगी। मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है, ये सिर्फ आपके लिए है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें बिना स्किप किए हुए, और साथ ही इसके नोट्स भी बनाते चलें। तो चलिए आज हम लोग वाटर पोल्यूशन पढ़ेंगे। वाटर पोल्यूशन में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है बीओडी, डीओ, बीओडी मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, डीओ मतलब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, इन सब के बारे में जानेंगे। साथ ही वाटर कैसे पॉल्यूटेड हो रहा है पैथोजेंस और ऑर्गेनिक वेस्ट के द्वारा, इसे भी जानेंगे। तो मुझे जितना लगेगा एक एक लाइन जहाँ पे एनसीईआरटी में पढ़ने वाला है मैं उसे भी पढ़ दूंगी, क्योंकि अगर लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम लोग बस उसी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी के जो ये दिए गए हैं बुक्स में उसे भी 1 बाय 1 करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वाटर पोल्यूशन आप लोग सभी जानते हैं कि क्या होता है, तो मैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगी। मैं बस इसकी बात करूँगी कि वाटर कैसे पॉल्यूटेड होता है। तो वाटर पॉल्यूटेड होता है 2 रीज़न की वजह से। एक तो पैथोजेंस, एक होता है पैथोजेंस और दूसरा होता है ऑर्गेनिक वेस्ट। दूसरा होता है ऑर्गेनिक वेस्ट। अब ये पैथोजन क्या है? पैथोजन में आप बैक्टीरिया रख लें, बैक्टीरिया या वायरस या फिर जो भी डोमेस्टिक सीवेज हैं, ये आते हैं पैथोजेंस में। और ऑर्गेनिक वेस्ट में आपका आ जाता है लीव्स, उसके बाद से ग्रास, लीव्स, ग्रास, उसके बाद से ट्रैश, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक वेस्ट में आती है। ठीक है, यहाँ पर एक टर्म आता है डीओ। डीओ मतलब डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन। अब ये डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन क्या है? तो पानी में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है ना, वो 4 से 6 ppm तक होनी चाहिए। अगर 4 से 6 ppm तक पानी में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं रहेगी तो फिश जो है वो मर जाती है। यही आपका डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कहलाता है। आप सबको पता है ना कि मछलियाँ जो हैं या फिर कोई भी अदर एक्वेटिक एनिमल, वो पानी में घुलित ऑक्सीजन के द्वारा सांस लेते हैं। तो अगर 4 से 6 ppm से तक अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा पानी में, तो पानी क्या हो जाएगी? पॉल्यूटेड हो जाएगी और मछलियाँ जो है वो मर जाती हैं। तो ये तो रहा डीओ यानी डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की बात। और जब बीओडी की हम लोग बात करते हैं तो बीओडी क्या होता है? बीओडी मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी बैक्टीरिया को ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोज करने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए वही आपका बीओडी कहलाता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी कि जितना ज़्यादा कचरा होगा, पॉल्यूशन होगा पानी में, उतना ही ज़्यादा बीओडी चाहिए। अरे ज़्यादा अगर कचरा हो गया है तो ऑब्वियसली ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए उस बैक्टीरिया को उस
कचरे को क्या डिकम्पोज करने के लिए, ठीक है। यानी कि अब अगर हम बात करें कि बीओडी मतलब फिर कितना होना चाहिए, रेंज क्या होना चाहिए, तो अगर 5 ppm से कम होता है बीओडी तो वो पॉल्यूटेड कहलाता है, और 17 ppm से ज़्यादा होगा तो वो हाईली पॉल्यूटेड कहलाता है। यानी कि 5 से 17 ppm के बीच में पानी में 5 से 17 ppm के बीच में पानी में ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए, और तब जो है बैक्टीरिया वो ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या कर सकती है, डिकम्पोज कर सकती है। तो आई होप कि आपको डीओ और बीओडी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग एनसीईआरटी के लाइंस की तरफ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, काउजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन में क्या है, पैथोजेंस। पैथोजन आप जान ही गए कि इसमें बैक्टीरिया, वायरस ये सभी आते हैं जो क्या करते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीट, है ना, ये सभी क्या करते हैं, आपके जो बैक्टीरिया है वो पानी को पॉल्यूटेड कर देते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट में भी मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक वेस्ट में लीव्स होते हैं, ग्रास होते हैं, ये सभी, जैसे देखिए अदर मेजर वाटर पॉल्यूटेंट, ये सभी वाटर पॉल्यूटेंट है। पैथोजन और ऑर्गेनिक वेस्ट वाटर पॉल्यूटेंट है। ये ऐसे ऑर्गेनिक मैटर हैं जैसे लीव्स, ग्रास, ट्रेस, ये सभी मेजर ऑर्गेनिक वेस्ट कहलाते हैं, पॉल्यूटेंट, मेजर वाटर पॉल्यूटेंट। दे पॉल्यूट वाटर एज ए कंसिक्वेंस ऑफ रन ऑफ, ठीक है। एक्सेसिव फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ विद इन वाटर इज ऑल्सो ए काउज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे पानी के अंदर ग्रो कर रहे हैं तो ये भी एक प्रकार का क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। लेकिन ये पॉल्यूशन क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है, यानी कि इससे कोई हानि नहीं होती है। Large population of bacteria decompose organic matter present in water. They consume oxygen dissolved in water. आप सबको पता है कि मछलियाँ जो है पानी में ऑक्सीजन घुली हुई है उससे सांस लेती है। The amount of oxygen that water can hold in the solution is limited. In cold water, dissolved oxygen DO can reach a concentration up to 10 ppm parts per million. ppm का मतलब parts per million. Whereas oxygen in air is about 2 lakh ppm. ठीक है, दैट इज़ वाई इवन ए मॉडरेट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर व्हेन डिकम्पोजेज इन वाटर कैन डिप्लीट द वाटर ऑफ इट्स डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्वेटिक लाइफ। ऑक्सीजन पानी में जो घुला हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है एक्वेटिक लाइफ के लिए। इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ वाटर इज़ बिलो 6 ppm, मैंने क्या बोला था, 4 से 6 ppm के बीच होना चाहिए डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो अगर 6 ppm से कम होगा तो मछलियाँ क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। ऑक्सीजन रीचेज वाटर आइदर थ्रू एटमॉस्फेयर और फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट बाय मेनी एक्वेटिक ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग डे लाइट। अब ये जो लाइन बाय लाइन है ये पढ़ लीजिएगा आप लोग, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा है नहीं। हम लोग चलते हैं यहाँ पे। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन ए सर्टेन वॉल्यूम ऑफ ए सैंपल वाटर इज कॉल्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मैंने क्या बोला, जो पानी में ऑर्गेनिक वेस्ट है उस ऑर्गेनिक वेस्ट को बैक्टीरिया क्या करती है, डिकम्पोज करती है। तो उस डिकम्पोज करने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए वही क्या कहलाता है, बीओडी कहलाता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। द अमाउंट ऑफ बीओडी इन वाटर इज ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन द वाटर इन टर्म्स ऑफ हाउ मच ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट डाउन बायोलॉजिकली उसको डिकम्पोज करने में जितना ऑक्सीजन चाहिए वही बीओडी कहलाता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब हो सकता है आपके एग्जाम में स्टेटमेंट बना के पूछते कि बीओडी क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये बैक्टीरिया जो ऑर्गेनिक मैटर डिज़ोल्व करती है, ब्रेक करती है, ब्रेक डाउन करती है, तो उसमें जितना ऑक्सीजन चाहिए वही क्या कहलाता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब देखिए, वाटर वुड है बीओडी वैल्यू ऑफ लेस देन 5 ppm। कितना होना चाहिए बीओडी का वैल्यू, 5 ppm, जबकि हाईली पॉल्यूटेड वाटर का जो ppm होता है वो कितना होता है, 17 ppm। ठीक है, अब ये आपको याद रहेगा। थर्ड एक और आता है केमिकल पॉल्यूटेंट। अब केमिकल पॉल्यूटेंट में आप लोग जानते ही होंगे क्या क्या होता है, कैडमियम, मरकरी, निकेल, ये सभी क्या है, केमिकल्स हैं। और केमिकल्स के द्वारा जो पॉल्यूशन होता है वाटर में, जो फैक्ट्रीज से या फिर किसी इंडस्ट्री से निकल रहा है, जो पानी में डायरेक्ट जा रहा है, तो इससे भी पानी क्या होती है, पॉल्यूटेड होती है ना, तो इसे हम लोग केमिकल पॉल्यूटेंट कहते हैं। जैसे एज वी नो दैट वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक केमिकल्स दैट इंक्लूड हैवी मेटल सच एज कैडमियम, मरकरी, निकेल etc कंस्टिट्यूएंट एन इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ पॉल्यूटेंट। ये सभी क्या है, आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट है। ऑल दीज मेटल्स आर डेंजरस टू ह्यूमन बिकॉज आवर बॉडी कैन नॉट एक्सक्रीट देम। ये हम सब के लिए हानिकारक है ना, क्योंकि हमारे बॉडी से इसका एक्सक्रीशन नहीं हो पाता है। ओवर द टाइम इट क्रॉसेज द टॉलरेंस लिमिट, दिस मेटल्स देन कैन डैमेज किडनी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लीवर etc।
ये हमारे बॉडी में बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इसकी वजह से ये हमारे बॉडी में ही रह जाता है, जिसकी वजह से किडनी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लीवर ईटीसी पर इफेक्ट पड़ता है। एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम माइन ड्रेनेज, जो खानों से निकलता है, एंड सॉल्ट फ्रॉम मेनी डिफरेंट सोर्सेज इंक्लूडिंग रॉ सॉल्ट यूज टू मेल्ट स्नो एंड आइस इन द कोल्डर क्लाइमेट, सोडियम एंड कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर सोल्यूबल केमिकल पॉल्यूटेंट्स। यानी कि ये जो सोडियम एंड कैल्शियम क्लोराइड है ना, ये सभी भी क्या कहलाते हैं, केमिकल पॉल्यूटेंट्स कहलाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यूट्रीफिकेशन, जहाँ से एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लोग स्किप मत कीजिएगा और नोट्स भी बनाते चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन, क्योंकि आपके TRE4 में इससे क्वेश्चन खूब भर भर के पूछे जाने वाले हैं। अब कुछ और अगर हम लोग वाटर पॉल्यूटेंट की बात करें तो एक आता है आपका PCB। PCB इसका पूरा नाम है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स। ये भी आपका क्या है, इसको क्लींजिंग सॉल्वेंट बोला जाता है। ये डिटर्जेंट एंड फर्टिलाइजर इसमें ऐड किया जाता है और ये आपका वाटर पॉल्यूटेंट है, ठीक है। और ये कभी कभी आपका कार्सिनोजेनिक भी हो जाता है। कार्सिनोजेनिक मतलब जो कैंसर के लिए जिम्मेदार हो। अभी के टाइम में जो मोस्टली डिटर्जेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, लेकिन इनके जो यूज़ है वो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो इनसे एक नया प्रॉब्लम उभर कर आता है। अब वो नया प्रॉब्लम क्या है, देखिए क्या होता है ना, जब बैक्टीरिया जो है वो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें कंज्यूम करती हैं तो अपने आप को खूब ज़्यादा ग्रो कर लेती हैं। यहाँ बैक्टीरिया से मेरे कहने का मतलब है एल्गी। एल्गी फंगी जो होते हैं ना, मोस्टली एल्गी और फंगी सिम्बायोसिस रिलेशनशिप शो करते हैं। यानी कि एल्गी जहाँ होगा वहाँ पे फंगी डेफिनेटली होगा ही होगा। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन दोनों में होता है। तो ये बैक्टीरिया जो एल्गी जो प्लांट है ना वो खाते हैं तो अपने आप को खूब ज़्यादा ग्रो कर लेते हैं। तो और एल्गी क्या है, आपका एक लिविंग थिंग्स है। तो ये एल्गी जब खूब बायोडिग्रेडेबल चीज़ें खाता है तो अपने आप को ग्रो कर लेता है। तो कई बार क्या होता है, पानी की तलहटी में खूब एल्गी ग्रो कर जाता है। अब ये एल्गी, इन्हें भी तो ऑक्सीजन चाहिए, तो ये क्या करते हैं, पानी में जितना ऑक्सीजन घुला हुआ है ना उन सबको ये कंज्यूम कर लेते हैं। तो बाकी जो पानी में अदर एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो कि लिविंग बींग्स हैं, उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए, तो उन्हें इस एल्गी की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो सारे एक्वेटिक एनिमल्स के लाइफ पे प्रभाव पड़ता है। यानी कि उन्हें ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से कई एक्वेटिक एनिमल्स का जीवन जो है वो तबाह हो जाता है। यही जो प्रोसेस है ना, यही प्रोसेस आपका यूट्रीफिकेशन कहलाता है। अब अगर एक लाइन में हम लोग बात करें तो अगर कह सकते हैं कि यूट्रीफिकेशन एक टर्म है जब फर्टिलाइज़र यानी कि फॉस्फेट्स, जब फॉस्फेट्स पानी में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो इसे खाकर एल्गी क्या होती है, बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगती है। और यही एल्गी पानी में मिला हुआ जितना ऑक्सीजन है वो सबको कंज्यूम कर लेता है और बाकी एक्वेटिक एनिमल्स पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका यूट्रोफिकेशन कहलाता है। और इसकी वजह से ज़्यादातर एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो मर जाते हैं, ठीक है। तो यूट्रोफिकेशन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका BOD, DO और यूट्रोफिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ड्रिंकिंग वाटर ये सब नहीं पूछा जाता, बाकी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है, बन क्या सकता है, बनता ही है, एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो एक आता है सॉइल पोल्यूशन। अभी हम लोगों ने वाटर पोल्यूशन पढ़ा, अब जो हमारा टर्म है वो है सॉइल पोल्यूशन। इसको मैं लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहूँगी क्योंकि इससे एग्ज़ाम में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए कैसे। इंडिया बीइंग एन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी गिव्स हाई प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर। सही बात है भाई, इंडिया में एग्रीकल्चर, फिशरीज, लाइव स्टॉक डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा जरिया है। द सरप्लस प्रोडक्शन इज स्टोर्ड बाय गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लीन सीजन। क्या होता है ना कि सीज़न के हिसाब से अनाज उपजाया जाता है और उसको स्टोर भी किया जाता है। द फूड लॉस ड्यूरिंग द स्टोरेज ऑल्सो नीड्स स्पेशल अटेंशन। जब स्टोरेज करते हैं फूड को तो बहुत सारे फूड का हानि भी होता है, तो इस पर भी विशेषकर ध्यान देना चाहिए। हैव यू एवर सीन द डैमेजेस काउज टू द क्रॉप्स फूड आइटम्स बाय इंसेक्ट, रोडेंट, वीड्स एंड क्रॉप डिजीज etc? क्या आपने इंसेक्ट, रोडेंट, वीड्स के कारण जो क्रॉप्स को हानि हुई है उसके बारे में कभी सुना है या देखा है?
तो आप उसे कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? यू आर एक्वेंटेड विथ सम इंसेक्टिसाइड, आप किसका यूज़ करते हैं? कुछ इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आवर क्रॉप्स, हमारे क्रॉप्स को बचाने के लिए हम लोग इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं. हाउएवर दीज इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड काउज सॉइल पोल्यूशन, ये जो इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है और हर्बिसाइड है, ये आपके सॉइल पोल्यूशन का जिम्मेदार होता है. हैंस देयर इज़ ए नीड फॉर देयर जुडिशियस यूज़, इसलिए इसका यूज़ जो है वो बहुत संभल कर करना चाहिए. अब देखिए, ये आपका जो इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है और साथ ही हर्बिसाइड है, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग काम है इन तीनों का. अब कई बार आपके एग्ज़ाम में हर्बिसाइड के बारे में पूछ के पेस्टिसाइड का एग्जाम्पल दे देगा, तो आप पेस्टिसाइड के एग्जाम्पल में ऑप्शन में टिक करके आ जाओगे और खुश रहोगे कि मैंने तो बना लिया ये क्वेश्चन, और बाद में चैलेंज करोगे. बट ऐसा नहीं होता. हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड तीनों अलग अलग हैं, और तीनों किस तरह से डिफरेंट है और अलग अलग नाम क्या है इनके, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे. तो देखिए, सबसे पहले पेस्टिसाइड्स क्या होता है. प्रायर टू वर्ल्ड वॉर 2, मतलब कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले मेनी नेचुरली अकरिंग केमिकल सच एज निकोटीन, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 से पहले निकोटीन का यूज़ किया जाता था. किसके लिए? पेस्ट कंट्रोलिंग सब्सटेंस के लिए, जो कि एग्रीकल्चर में जो इंसेक्ट से बचाने के लिए यूज़ किया जाता था. किसका? वर्ल्ड वॉर 2 से पहले निकोटीन का यूज़ किया जाता था. निकोटीन मतलब बाय प्लांटिंग टोबैको प्लांट्स, टोबैको प्लांट्स का रोपण किया जाता था फील्ड्स में, क्रॉप फील्ड में, ताकि कीड़े मकोड़े उसमें न लगे. पेस्ट कंट्रोलिंग सब्सटेंस के रूप में यूज़ किया जाता था निकोटीन का. तो अब देखिए, पूछ देगा आपको कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले किसका यूज़ किया जाता था पेस्ट कंट्रोल करने के लिए, बैक्टीरियाज को कंट्रोल करने के लिए, तो पता रहेगा निकोटीन तब ना. ठीक है, तो निकोटीन का यूज़ किया जाता था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2. अब वर्ल्ड वॉर 2 के समय DDT का यूज़ किया जाने लगा. मलेरिया और अदर इंसेक्ट बॉर्न डिजीज़ के रूप में यूज़ होता है. जब उसे कम करते हैं हम लोग, उसके इलाज में DDT का यूज़ होता है. अब इसी DDT का यूज़ किया जाने लगा क्रॉप फील्ड में. देयरफॉर आफ्टर द वार, इसीलिए जब वार ख़त्म हुआ, DDT वाज पुट टू यूज़ इन एग्रीकल्चर टू कंट्रोल द डैमेज काउज्ड बाय इंसेक्ट. तो जैसे DDT का यूज़ मलेरिया और अदर इंसेक्ट बॉर्न डिजीज़ के लिए किया जाता था, उसी तरह से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद DDT का यूज़ एग्रीकल्चर में भी किया जाने लगा. रोडेंट्स को ख़त्म करने के लिए, वीड्स मतलब खरपतवार को ख़त्म करने के लिए, क्रॉप्स के डिजीज़ को कम करने के लिए. हाउएवर ड्यू टू एडवर्स इफेक्ट इट्स यूज़ हैज़ बीन बैंड इन इंडिया. लेकिन जब इसका निगेटिव इम्पैक्ट दिखा तो ये बैन कर दिया गया इंडिया में, एग्रीकल्चर के फील्ड में इंडिया में इसे बैन कर दिया गया. समझ में आई बात? यानी वर्ल्ड वॉर 2 से पहले निकोटीन, वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 2 जब चल रहा था तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में DDT का यूज़ किया जाता था पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसे इंडिया में बैन कर दिया गया. अब पेस्टिसाइड्स आर बेसिकली सिंथेटिक टॉक्सिक केमिकल विथ इकोलॉजिकल रिपरक्यूशंस, मतलब कि पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? सिंथेटिक टॉक्सिक केमिकल्स होता है. द रिपीटेड यूज ऑफ द सेम और सिमिलर पेस्टिसाइड गिव राइज टू पेस्ट दैट आर रेजिस्टेंस टू that group of pesticides, thus making the pesticides ineffective. मतलब ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का जब यूज़ किया जाने लगा तो इससे पेस्ट का जो मात्रा है, संख्या है, वो और ज़्यादा बढ़ने लगा, ख़त्म होने की बदले और ज़्यादा बढ़ने लगा. Therefore, as insect resistance of DDT increased, अदर ऑर्गेनिक टॉक्सिन सच एज एल्ड्रीन एंड डाइल्ड्रीन, नाम एकदम रट लीजिए, इसका नोट कर लीजिए, दिमाग में छाप लीजिए, एल्ड्रीन और डाइल्ड्रीन. एल्ड्रीन और डाइल्ड्रीन का यूज़ किया जाने लगा एज ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स के रूप में, जहाँ पर एग्रीकल्चर में एल्ड्रीन और डाइल्ड्रीन का यूज़ होने लगा DDT और निकोटीन के बाद. तो एल्ड्रीन एंड डाइल्ड्रीन वेर इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट बाय पेस्टिसाइड इंडस्ट्री. पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में एल्ड्रीन और डाइल्ड्रीन का इंट्रोडक्शन हुआ. अब एक एक करके देखते चलिए, क्योंकि यहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, और इसीलिए मैं लाइन बाय लाइन NCERT का पढ़ रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा. ठीक है ना. मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक टॉक्सिन आर वाटर इनसॉल्यूबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. बहुत सारे इनमें से जो ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स थे वो इनसॉल्यूबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल थे. दीज हाई परसिस्टेंट टॉक्सिन्स आर देयरफॉर ट्रांसफर्ड फ्रॉम लोअर ट्रॉपिक लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल थ्रू फूड चेन.
क्या होने लगा ना, ये डायल्ड्रिन और एल्ड्रिन का यूज़ जो ज़्यादा होने लगा तो इसका नहीं पानी में बह के चला जाता है, खेतों में इसका छिड़काव हुआ। अब ये क्या हुआ, बारिश आई, मिट्टी बहा, मिट्टी गया पानी में, अब पानी भी इफेक्टेड हो गया। तो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में फूड चेन में ये चला गया। अब वही पानी कौन पिएगा, नदी में एल्ड्रिन और डायल्ड्रिन मिल गया है, अब वो पानी पिया किसी जानवर ने, अब उस जानवर में वो बीमारी चली गई। अब मान लीजिए चिकन ने पी लिया वो पानी, अब वो चिकन कोई खाएगा तो चिकन के थ्रू फिर उस इंसान के भी अंदर वो चाहे जाएगा, चाहे वो कोई जानवर खा ले या कोई इंसान खा ले, तो चिकन के थ्रू अब वो बीमारी भी उसमें चली गई। तो यानी कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में चला गया थ्रू फूड चेन। ओवर द टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन इन हायर एनिमल रीच ए लेवल विच काउजेज सीरियस मेटाबॉलिक एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ये जो टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स है इसका जो असर है वो दिखने लगा एक फूड चेन से दूसरे फूड चेन में, और ये सीरियस मेटाबॉलिक डिजीज़ का एक कारण बन गया। ठीक है, उसके बाद इन रिस्पॉन्स टू हाई परसिस्टेंस ऑफ क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स ए न्यू सीरीज ऑफ लेस परसिस्टेंस और मोर बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स कॉल्ड ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट। जब देखा कि एल्ड्रिन और डायल्ड्रिन से भी नुकसान हो रहा है तो एक नया और भी बेहतर हाई परसिस्टेंस वाला क्या कहते हैं, मतलब लेस परसिस्टेंट वाला और मोर बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स लाया गया, पेस्टिसाइड्स लाया गया ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की दुनिया में, जिसको ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट्स के नाम से मार्केट में जाना जाता है। बट दीज केमिकल्स आर सेवर नर्व टॉक्सिन एंड हेंस मोर हार्मफुल टू ह्यूमंस। लेकिन ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया ह्यूमंस के लिए। एज ए रिजल्ट ऑफ देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ सम पेस्टिसाइड रिलेटेड डेथ ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड वर्कर्स। इसके कारण कुछ एग्रीकल्चर फील्ड में जो वर्क कर रहे थे वर्कर्स, उनकी डेथ की भी खबरें आने लगी। Insects have become resistant to these insecticides also. The insecticide industry is engaged in developing new groups of insecticide, but one has think, is this the only solution to pest menace? फिर यह सोचने पे मजबूर कर दिया गया कि अब किस तरह से पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाए, क्योंकि बैक्टीरिया फंगी तो लगेगा ही, कीड़े मकोड़े लगेंगे ही क्रॉप्स में, बट अगर इस ऑर्गेनिक मटेरियल सब का यूज़ किया जाएगा, केमिकल्स का यूज़ किया जाएगा, तब तो ये इंसानों के लिए नुकसानदेह है। तो फिर अब इसमें क्या किया जाए, इस पर विचार होने लगा। आजकल के टाइम में पेस्टिसाइड इंडस्ट्री शिफ्ट कर गया कहाँ, अटेंशन जो है पेस्टिसाइड इंडस्ट्री का वो पेस्टिसाइड से कहाँ, हर्बिसाइड्स की तरफ शिफ्ट कर गया है। और हर्बिसाइड्स जैसे ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है सोडियम क्लोरेट, जिसका फॉर्मूला है NaClO3, और सोडियम आर्सेनेट जिसका नाम है Na3ASO3। लिख लीजिए, एकदम दिमाग में इसको छाप लीजिए कि आपका सोडियम क्लोरेट NaClO3 और सोडियम आर्सेनेट Na3ASO3 ये आपका क्या है, हर्बिसाइड है। क्या है, हर्बिसाइड है। इसका यूज़ होने लगा पेस्टिसाइड्स की जगह, और मेनी अदर्स यानी कि सोडियम क्लोरेट, सोडियम आर्सेनेट और भी बहुत सारे हर्बिसाइड्स हैं जिसका यूज़ होने लगा किसमें, आपको एग्रीकल्चर फील्ड में। During the first half of the last century, the shift from mechanical to chemical weed control had provided the industry with flourishing economic market, but one must remember that these are also not environment friendly. अब इसका यूज़ तो होने लगा, ये सोडियम क्लोरेट और सोडियम आर्सेनेट का यूज़ तो होने लगा, बट ये भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं थे, ये भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो थे वो नहीं थे। तो अब मोस्ट हर्बिसाइड्स आर टॉक्सिक टू मैमल्स बट आर नॉट परसिस्टेंट एज ऑर्गेनोक्लोराइड्स। बहुत सारे हर्बिसाइड्स जो हैं वो मैमल्स के लिए टॉक्सिक हो गए। दीज केमिकल्स डिकम्पोज इन ए फ्यू मंथ्स। ये जो केमिकल्स थे वो कुछ मंथ के बाद क्या होते थे, डिकम्पोज होते थे। लाइक ऑर्गेनोक्लोराइड्स दीज टू बिकम कंसनट्रेटेड इन द फूड वेब। सम हर्बिसाइड काउज बर्थ डिफेक्ट। स्टडीज शो दैट द corn field sprayed with herbicide are more prone to insect attack and plant disease than fields that are weeded manually. ठीक है, pesticide and herbicide represented only a very small portion of widespread chemical pollution. A large number of other compounds that are used regularly in chemical and industrial processes for manufacturing activities are finally released in the atmosphere in or other form. यानी कि अब आपको पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स में अंतर समझ में आ गया होगा। पेस्टिसाइड्स में हमने क्या पढ़ा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। पेस्टिसाइड्स में हमने पढ़ा
एक पढ़ा एल्ड्रीन, एक पढ़ा एल्ड्रीन और दूसरा पढ़ा डाई एल्ड्रीन। क्या पढ़ा? डाई एल्ड्रीन। ये आपका पेस्टिसाइड्स है। और हर्बिसाइड्स में हमने क्या पढ़ा? हर्बिसाइड्स जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा? एक पढ़ा सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट, और इसका जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है? NaClO3। और दूसरा क्या पढ़ा? सोडियम आर्सेनेट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स दोनों क्या है? अलग अलग हैं। क्या है? दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों एक नहीं है। सोडियम आर्सेनेट का क्या था फॉर्मूला? Na3ASO3। ये है आपका सोडियम क्लोरेट, सोडियम आर्सेनेट, ये है हर्बिसाइड और ये है पेस्टिसाइड्स, एल्ड्रीन और डाइएल्ड्रीन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों आपस में अलग अलग हैं। तो अब इसका यूज़ जो है वो धीरे धीरे कम होने लगा है। अब लोग ऑर्गेनिक जो क्रॉप्स को बचाने के लिए ऑर्गेनिक मटेरियल्स है उसका यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो हार्मफुल इफ़ेक्ट है वो एक फूड चेन से दूसरे फूड चेन में आसानी से ट्रांसफ़र हो रहा था और मैमल्स को इससे तकलीफ़ें बढ़ती जा रही थी। तो आपके जो BPSC TRE4 में एग्ज़ाम में आएगा वो इतना ही है। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म होता है वीडीसाइड, वीडीसाइड्स होता है। वीडीसाइड्स मतलब जो खरपतवार को हटाते हैं। ठीक है, खरपतवार, और खरपतवार को हटाने के लिए एक होता है 2,4-D। 2,4-D ये आप शॉर्ट नेम याद रखिए। एक वीडीसाइड होता है 2,4-D, इसका यूज़ करते हैं खरपतवार को नाश करने के लिए। जो क्रॉप्स में नहीं खरपतवार लग जाता है उसको हटाने के लिए वीडीसाइड्स का यूज़ किया जाता है। आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो ये सारी वो टॉपिक्स थी जहाँ से आपके एग्ज़ाम में एक्चुअली में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्वायरमेंट के टॉपिक से, क्लास 11th का इन्वायरमेंट जो टॉपिक है उससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा एक एक करके। इसमें कुछ खास बात ऐसा है नहीं जो मुझे बताना पड़े। बाकी अगर और भी कोई टर्म आपको लगे कि मुझे समझा देना चाहिए था तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं एक वीडियो अलग से बनाकर उन चीज़ों को उसमें ऐड करके एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी आज आपका एनवायरनमेंट चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया। अब जो हमारा कल का टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक एनवायरनमेंट का, वो होगा NCERT का जो एग्जाम्पलर है, NCERT का एग्जाम्पलर इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जैसा कि हम लोग अब तक करते आ रहे हैं। NCERT का एग्जाम्पलर और साथ ही जितना क्वेश्चन पूछा गया है BPSC TRE 1, 2, 3 में इन्वायरमेंट से और स्टेट में जितना पूछा गया है उन सारे क्वेश्चन का कंपाइलेशन विथ एक्सप्लेनेशन हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। तो अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि और भी जो मैं TRE 4 तक आपके हित के लिए जो वीडियोज़ लाऊं केमिस्ट्री PGT से रिलेटेड या फिर कोई भी अदर चैप्टर से रिलेटेड, कोई भी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और सेशन कैसा लगता है आप लोगों को ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं। और इन्वायरमेंट का जो ये टॉपिक मैंने छोड़ा है इसमें कुछ खास बात है नहीं। अगर आप लोगों को लगे कि कुछ और टॉपिक्स हैं जो मुझे बता देने चाहिए थे तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दें ताकि मैं एक नया वीडियो बनाकर उसे भी एक्सप्लेन कर दूं। जय हिंद।